ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अबाउट चार्जेस के बारे में पढ़े थे। हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़े थे, जैसे करंट क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज और पैरेलल में रखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स कैरी ऑन कि क्या हो सकता है। सबसे हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ एक लॉ है बस। अब हम क्वेश्चन नहीं कर सकते लॉ ही लॉ क्यों होती है, क्यों मर्डर क्यों लॉ है, मर्डर करना क्यों लॉ, मतलब मर्डर करना गलत क्यों है, इसलिए लॉ क्यों है, ये मैं नहीं बता सकता। बस ये लॉ है, लॉ है। तो अब ऐसा चीज़ है कि ओम्स लॉ बताता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट से है। किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर में। अगर मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओम्स लॉ। ये एक्सपेरिमेंट से हमें बताया गया है कि हमारा जो वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोगों ने वोल्टेज को बढ़ाया तो हमें दिखा कि करंट भी बढ़ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट करके ये हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई किया कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। अभी के लिए वो कांस्टेंट को मान लेते हैं के है। अभी के क्या है, अभी के है हमारे पास आर। हमने नाम दे दिया, नाम करें, हम के दे सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, उससे नाम आर दे रहे हैं। तो आर क्या हो गया हमारे पास, रेजिस्टेंस हो गया। वेरी गुड। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये रेजिस्टेंस होती क्या, अब ये रेजिस्टेंस होती क्या है। अभी मान के चलो एक ट्रेन है, ट्रेन चल रहा है। जब ट्रेन आगे चल रहा है, नहीं तो एक और एग्जांपल है, ठीक है, ट्रेन आगे चल रहा है तो पीछे की तरफ फोर्स आता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आती है। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो एक काम करो, फिर एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है जिसका नाम एक्स है। अब बताना मत क्यों इसका नाम एक्स क्यों है, ठीक है। अब दूसरा एक लड़की है जिसका नाम वाई है। अब क्या है, एक्स और वाई बहुत अच्छे से प्यार करना है, रिलेशनशिप में है, प्यार करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में वाई का बेस्ट फ्रेंड है, वाई का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और ये एक्स के साथ भी दोस्त है। तुम्हारा पता है प्रॉब्लम क्या होगी, ये जितना प्यार करे ना इसे जलन होगी, क्योंकि इसे जलन होगी तो ये इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अभी उसी प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस होती क्या है, कि रेजिस्टेंस रुकावट है, ऑपोजिशन है। किसका ऑपोजिशन, किसका ऑपोजिशन है, करंट का। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट में, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इस करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्या कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रहा है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करेगा तो करंट भी कम हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो होता क्यों है, ऐसे क्यों होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ाने से, मतलब रेजिस्टेंस ये होने से, मतलब रेजिस्टेंस क्यों होती है। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे क्या है कि रेजिस्टेंस को हम लोग मतलब रोकता क्यों है और क्या इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या, मतलब ये कितना ज़्यादा रेजिस्टेंट है क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहला है लेंथ। मान के चलो मेरा लेंथ बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ पे फ्लो करते करते ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। जब एनर्जी फ्लो होती है, ऐसे चलना स्टार्ट करती है, तो एनर्जी लॉस हो जाती है, बीच में से टकरा के रुक जाती है। वो बताऊंगा कहाँ टकराती है, क्यों टकराती है, वो भी बताऊंगा कि यहाँ बीच में से टकरा जाती है, इलेक्ट्रॉन से आते चलते वक्त बीच बीच में टकरा जाते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस टकरा रही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम कर रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहा है, तो करंट भी कम हो रहा है। समझो इस बात को, क्योंकि बीच में ये रुक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक रहा है तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जिसके कारण करंट भी कम हो रहा है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लेंथ है।
अब मैं बताता हूँ, अगर लेंथ बढ़ रही है ना, अगर मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूँ ना, तो पता क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका लेंथ बढ़ा है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इससे लेंथ बढ़ने से क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का रेजिस्टेंस, मतलब फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है। देखो मान के चलो ये एक लेंथ है ऑफ वायर है, एल लेंथ में, ऐसा थोड़ी है सिर्फ बाहर इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। मैं क्या बोला था, बाहर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का फ्री रहता है तो वो चलना स्टार्ट करता है, तो बीच बीच में होती क्या है ना, कुछ कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम्स होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी आएंगे, ये फ्लो करते, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया 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 टकराया, इसके एक पॉइंट में आके कुछ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स चल भी जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चलते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, लेकिन 100% रेफरेंस से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड स्लो हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है, ऑपोजिशन बढ़ रही है, एटम्स बीच में आ रहे हैं, कोलॉइड हो रहा है, कोलॉइड होने से एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस होने के कारण हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जा रही है, और निकलने के कारण बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स का जो टकराने से क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण क्या होता है, लेंथ में करंट भी कम होना स्टार्ट होता है। तो हमने क्या देखा, जो रेजिस्टेंस है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ तो हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेंथ हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है एरिया। अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अभी देखते हैं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन होती क्या है, ये मान के चलो वायर है, इस बीच से काट दिया, ऐसे मैं बीच से काट दिया। अब बीच से काटने के बाद अगर मैं यहाँ से बीच से काट के ऐसे देखूं तो ये मेरे को ऐसे दिखेगा, ये वाला जो एरिया है ना, जो ऐसा दिखेगा, उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। इसे मैंने काट दिया, इसे काटने के बाद मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, इस साइड से ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, मैंने इसे काट, ऐसे था, इसे मैंने ऐसे काट दिया, लेंथ ऐसे था ना, ऐसे वायर ऐसे था, इसे मैंने ऐसे काटा, फिर मैंने इसे घुमाया, ऐसे देखा, और यहाँ ऐसे कट गया, काटने के बाद ऐसा है। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाऊंगा, मोटा करते जाऊंगा, तो रेजिस्टेंस में पता क्या इफेक्ट हो रही है, कम आ रही है, रेजिस्टेंस की इफेक्ट कम आ रही है, मतलब जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। वो क्यों होती है, तो अगर इजी बात है, अगर एरिया बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा फ्लो होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा फ्लो होगा। अगर देखो 3D एरिया में समझो, अगर यहाँ पे पत्थर है तो कुछ है, मतलब वो ऐसे टुकड़ा ऐसे चला जाएगा, सही से चला जाएगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। एरिया अगर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस कम होती है, अगर एरिया कमाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस समय क्या पता चला, रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग याद करके रखते हैं। अब क्या और कौन सी चीज है, और तीसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये क्या है बाबा, टेम्परेचर, टेम्परेचर यार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर का अगर मैं बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, मान के चलो वायर है, और वायर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स में ना एटॉमिक वाइब्रेशंस होने लगेंगे। अभी एटॉमिक वाइब्रेशंस होती क्या है ये समझो। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये पूरा शेल है, यहाँ इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये सबको पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं। क्यों, ये थोड़ा बाहर आने की कोशिश करते हैं, बाहर आने की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि इसे यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो ना, तो ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। वो कैसे आएगा, वो तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, जब तुम लोग पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर होगा, वहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे, भाई मुझे बाहर आनी है, बाहर आने का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर आनी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, कहने लगेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर लेफ्ट राइट से वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। मान लो चलो अगर कि ऐसे पार्टिकल जा रहा है सीधा एकदम पंच ऐसे में दे रहा हूँ, सीधा जा रहा है, तो ये बहुत आराम से जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है ऐसे, तो है ना। अगर मैं वही पार्टिकल को ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे जा रहा है, अच्छा रहेगा, स्पीड में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों,
क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक वाइब्रेशंस होते हैं, एटम जैसे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड एटम सब कुछ वाइब्रेट होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे वाइब्रेट ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से घूम जा नहीं पाएंगे, जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, ऐसे करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे झूमना स्टार्ट करेंगे। तो इसके कारण मैं अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का रेट ऑफ फ्लो कम, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। किसका, एटॉमिक वाइब्रेशंस का बढ़ जाती है, एटॉमिक वाइब्रेशंस। ये होगा या इंसेक्ट में शायद नहीं है एटॉमिक वाइब्रेशंस, लेकिन एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। इस कारण से टेम्परेचर में बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर में हम मानते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर में मानेंगे, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वही अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूँ, बहुत ठंडा कर दिया ना, एटम्स बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लो टेम्परेचर में एटम्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, इतना स्टेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ धड़ाधड़ घूमना स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टेम्परेचर हम लोग डिपेंड करती है, लेकिन हम यहाँ पे टेम्परेचर को नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, हम लोग रेजिस्टेंस जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कांस्टेंट टेम्परेचर में टेक कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में है, तो आर को जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी इज एल बाई ए, तो आर का प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो आती है रो एल बाई। अब ये रो क्या है, एक्चुअली में हम लोग अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, उसके बाद डेल्टा, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। ये अल्फा हो गया, ये ओमेगा, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये उसके बाद ये रो हो गया, ये थीटा हो गया, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड्स है। जैसे अल्फा बीटा गामा ओमेगा थीटा ये सब है, उसी तरीके से रो भी एक ग्रीक वर्ड है, ये हम लोग रख लिए। अब इस मतलब कांस्टेंट हटाने के बाद, मतलब प्रोपोर्शनल हटाने कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं, मेरी वजह से मैंने रो रख दिया। अब ये रो जो है ना, ये हमारा रेजिस्टिविटी है। ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, ये हमारा रेजिस्टिविटी है। ये क्या हमारा रेजिस्टिविटी है, फिर से बोलो क्या है ये हमारा रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, किसका, मेटल का। अब मैं बताता हूँ, मान के चलो, ये सबको ही देख लिया होगा, अब मेरे को लगता है जरूरत नहीं है बताने की है। मान के चलो ये एक मेटल है, मेटल में का प्रॉपर्टी है कि कितना आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितना आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। किसमें, कोई भी वायर हो गया, कोई भी चीज हो गया ना, वो एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग बात करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या है, ये एक अपोजिशन है। अब एक बार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, एक बार रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये एक अपोजिशन है, अपोजिशन किसका, करंट का, अपोजिशन ऑफ करंट। और रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, प्रॉपर्टी है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या वायर। ये किसी का भी प्रॉपर्टी हो सकता है, मे बी इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम जनरली मेटल कर लेंगे। अब जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और उसके बाद मटेरियल ऑफ द प्रिपरेशन भी डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, वो मटेरियल एक्चुअली में है क्या उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक्चुअली मटेरियल है क्या उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो ओके, हमने तो क्या पढ़ लिया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, वेरी गुड, हमारा काम हो गया। अब देखो ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में एक्चुअली होता क्या है। अभी तुम लोग को बताना पढ़ना पड़ेगा मेरे को सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या है, सर्किट्स में क्या है। तो एनसीईआरटी खोलो अपना, एनसीईआरटी खोलने के बाद देखो, अगर मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमारे पास वायर, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये हमारे पास स्विच। याद करने का चीज़ बस एक मानने के लिए है। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये हो जाता है हमारे पास बल्ब, या कोई भी एप्लीकेंस हो गया, जैसे हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो गया। अगर मैं ऐसे करता हूँ ये हो जाता है रेजिस्टेंस, मतलब ऑपोजिशन, ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर फिर मैं और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बैटरी को कैसे करते हैं, बैटरी को अगर मैं ऐसे करता हूँ ये क्या हो जाती है, बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, ये पड़े हुए हैं, ये बैटरी हो गया। इन्हीं मेजर इन सब चीज़ों से हमारा काम हो जाएगा, इन्हीं सब मेजर चीज़ों से हमारा काम हो जाना चाहिए।
अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार देख लेना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कोई ये डाउट है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं ऐसे मानूँ, ऐसे करूँ, इसका मतलब है वायर एक तो ऐसे जा रही है और ये क्या है, ये वायर ऊपर से जा रही है, ये वायर है, ये उसके ऊपर से ऐसे होते हुए जा रही है, ये ऐसे है, वायर चल रही है, ऐसे करंट फ्लो आ रहा है, ये दूसरा वायर ऐसे है, ऐसे करके ऐसे आ रही है, ये भी एक चीज़ है। और हाँ, इतना से काम हो जाएगा तुम लोग का, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंडक्ट उसके बाद पैरेलल सीरीज, उसके बाद इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके, वेरी वेल, ओके। अब हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस, हो गया रेजिस्टिविटी, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होती है। अब देखो, इसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर मैक्स टू मैक्स लगेगा पावर और हीट का, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अराउंड आपका 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद करूंगा आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन क्या होती है, उसमें फ्रेम कैसे होती है, उसमें आंसर कैसे देना होता है, वो आपको बताऊंगा। तो नाउ लेट अस कम इनटू द सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होती है। अब सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्चुअल में करंट क्या होती है और वोल्टेज क्या होती है, इन दोनों का एनालॉजी समझना पड़ेगा। अभी क्या है समझो, अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, ये रेजिस्टेंस है और मैं यहाँ पे स्विच डाल दिया। अब मैं एक चीज देखो, स्विच को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब ऑन है और इसका मतलब ऑफ है। अगर ऐसे है तो ऑफ है, अगर ऐसे है तो ऑन है, ये आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। फाइन, ओके, वेरी गुड। ये स्विच है और मैं यहाँ पे बैटरी डाल देता हूँ, कितना भी वोल्टेज का हो सकता है तुम लोग समझ, और मैं यहाँ पे एक बल्ब डाल दिया, ओके। और एक और चीज़ तुम लोग को बताना पड़ेगा, एमीटर और एमीटर और वोल्टमीटर क्या होती है। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होती है, तो अभी के लिए ये वाला सर्किट समझने की कोशिश करें। तो हो क्या, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, लाइट भी नहीं ऑन कर। ओके वेरी गुड। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, मैंने ऐसे स्विच को ऐसे से ऐसे क्लोज कर दिया। जब मैं स्विच को ऐसे से ऐसे क्लोज कर दिया तो करंट यहीं से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ये ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे होगा, बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। वाह, बल्ब करना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी मान के चलो करंट ऐसे चल रहा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट ऐसे चल रहा है, तो इसका करंट कितना है, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक एमीटर घुसा देंगे। यहीं पे हम लोग एक मशीन घुसा देंगे जिसका नाम ए होगा। ए का मतलब है एमीटर। अब एमीटर क्या करता है, दो एंड्स के अक्रॉस, इसका और इसके बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता देगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये क्या बता देगा, एमीटर बता देगा। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है आराम से एमीटर बता देगा। इसे हम रेजिस्टेंस आर से भी डिनोट कर सकते हैं, एमीटर बना के बता देगा। ये है हमारे पहली चीज, एमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, ए लिखते हैं और इसमें पुट डाउन करते हैं। ये क्या है हमारा एमीटर। एमीटर क्या करता है, हमेशा करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। और एक और चीज याद करके रखना कि जो एमीटर है इसे हमें सीरीज में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा, सीरीज में रखना पड़ेगा, सीरीज में रखना पड़ेगा। अब सीरीज में क्यों रखना पड़ेगा, ये हम लोग सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, मुझे समझ में नहीं आया। सीमेंट ऐसा मैजिक ना हो, मैं तुमको बताऊंगा सीरीज पैरेलल जब समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा। इसलिए मैं तुम लोग को सर्किट डायग्राम एमीटर और वोल्टमीटर नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पर बताने से मुझे पूरा सर्किट डायग्राम सब बनाने पड़ती, फिर तुम लोग को आपको सर्किट डायग्राम बनानी पड़ती, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ये बताया। ओके, एमीटर क्या सीरीज में रखना है, और एक है वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर क्या करता है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमें ऐसे डालना पड़ेगा एकदम पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये नहीं होती इसको जस्ट ऐसे ऐसे डालना, पैरेलल में देंगे, वो भी समझेंगे, डोंट वरी, सबका टाइम आया। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, इसे हम कहते हैं वोल्टमीटर कहते हैं। ये क्या मेजर करता है, वोल्ट मेजर करता है, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसे कैसे रखना पड़ेगा, पैरेलल में रखना पड़ेगा। ये समझ जाओगे पैरेलल और सीरीज क्या होती है। ये वाला पार्ट एक छोटा पड़ता है, क्योंकि मेरे को सर्किट डायग्राम पढ़ाना है, क्योंकि सर्किट डायग्राम नहीं पढ़ाया तो लोग को वो वाली पार्ट नहीं समझ में आएगी कि सीरीज पैरेलल कैसे रखना पड़ेगा, उसमें जो भी टर्म्स यूज करना होगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन एमीटर और वोल्टमीटर समझाने के लिए आपको ये समझाना पड़ता है। ओके,
हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये क्लियर है। अब मेरे को ये क्लियर हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। वाह, कुछ चीज़ें को आपको समझने के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज़ें। वो तुमसे प्यार करती है या नहीं करती है, और नहीं करती है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं करती है। तुम इल्यूजन में नहीं बैठ सकते कि हाँ मेरे से करती ही होगी, और लेकिन वो नहीं करती, तुम्हें पता है वो नहीं करती, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है नहीं करती, वो इल्यूजन है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो सबसे पहला चीज़ है, अगर मैं क्या करूँ, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन अभी आप इतने डेवलप नहीं हो कि वो रीज़न को समझ पाओ। अगर मैं रेजिस्टेंस को, ये एक रेजिस्टेंस है और दूसरा एक और रेजिस्टेंस को इसके बगल में ऐसे डाल दूँ, और इसके भी बगल में एक और रेजिस्टेंस डाल दूँ, तीन तीन को, इन्हें एकदम लाइनली अरेंज कर दूँ, जैसे लाइनली अरेंज करूँ, और फिर नॉर्मल इसमें एनिमेटर डाल दूंगा, इसमें बल्ब डाल दिया, स्विच डाल दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, सर्किट फ्लो हो रहा है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप लोग जो देख रहे हो, इसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एकदम लाइन एक ही वायर में आप उसे, एक ही वायर में अगर आपने मतलब ऐसा दिखा है तुम्हें कोई अलग हो रहा है, दो वायर में स्प्लिट हो रही है, अगर स्प्लिट नहीं हो रही है, कई बार स्प्लिट नहीं हो रही तो सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्लिट हो रही है तो पैरेलल, वो नहीं समझेंगे। यहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग नहीं है, यहाँ पे एकदम लाइन ले जा रही है, लाइन ले जा रही है, लाइन ले जा रही है, ठीक। कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन जो पूरा वायर जो है ना, वो पूरा वायर में जो जो भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस आ रहा होगा ना, वो हो जाए रेजिस्टिविटी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट बल्ब जहाँ पे ग्लो कर रहा है, अगर क्लोज कर दूँ तो बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ भी रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब होती क्या है, अब एक बार देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट करेंगे उल्टा डायरेक्शन में, लेकिन आई आई के रेस्पेक्ट में मानते चलते, आई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, आई ऐसे जाएगा। अब आई ऐसे गया, पूरा ऐसे गया, पूरा ऐसे गया, पूरा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब आई यहाँ पे कंप्लीटली कांस्टेंट रहा हर रेजिस्टेंस में। आई इज कांस्टेंट हियर, मतलब करंट इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, करंट इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। क्या है, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टर्स, सब रेजिस्टर्स कहते हैं, पूरा कांस्टेंट, सारे रेजिस्टेंस का साथ ही कांस्टेंट। वेरी फाइन, वेरी वेल, वेरी गुड। ये सबके सबको अगर ये कांस्टेंट होने के कारण इनका एक फॉर्मूला बन गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, V is directly proportional to I, V is directly proportional to I, potential difference is directly proportional to I, voltage is directly proportional to current। मतलब यहाँ पर जब करंट सब में इक्वली जा रहा है तो यहाँ पे सबका वोल्टेज भी डिवाइड हो जाएगा, सबका ये क्या भी डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा, मेरे साथ फिर से बोलो, क्या डिवाइड हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज सब में डिवाइड हो जाएगा। V is proportional to I, मतलब V is equal to IR, मानते हो। अगर यहाँ पे I सब में कांस्टेंट है, I यहाँ पे सब में कांस्टेंट है, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज जो होगा, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज V वोल्टेज होगा, ये इसका V, इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, इसमें V2 जा रहा है, इसमें V3 जा रहा है, क्योंकि करंट सेम है तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ स्प्लिट हो जा रही है, करंट क्योंकि सेम है, यहाँ पे वोल्टेज स्प्लिट हो जा रही है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ऐसे करने से हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। वो क्यों ड्रॉप हो रही है, फिर से 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वहाँ पे फिर समझूंगी वहाँ पे ड्रॉप क्यों हो रही है। ओके, यहाँ पे V1, V2, V3 अलग अलग वोल्टेज है। हम V इक्विवेलेंस जो होगी, मतलब V इक्विवेलेंस मतलब ये वाला, ये कितना कैसे होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, कैसा होगा, V इक्विवेलेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमारा जो IR इक्विवेलेंट होगा, IR इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू IR लिख सकता हूँ मैं, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट
यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे करंट सब में सेम होगा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, सबको आई से डिवाइड कर देते हैं। सबको अगर मैं आई से डिवाइड कर दूँ, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया जो आपको याद करके रखना पड़ेगा। अगर मैं कितने सारे सीरीज को एकदम लाइन में रख दूँ तो उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। लेट्स हैव क्वेश्चंस टाइम। हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान के चलो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होती है, सॉरी ये बताना भूल गया। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होती है, ये बताना भूल गया था। एक्सट्रीमली सॉरी, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसका आर इक्विवेलेंस क्या होगा, अगर मैं इसको एक ही रेजिस्टेंस में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं सबको एक ही रेजिस्टेंस में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ठीक है। इसे अगर एक ही रेजिस्टेंस में लिखना चाहूँ कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6 ओम। मतलब इन तीनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, और 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे है 5 ओम। तो अगर इसमें एक ही ओम में, मतलब एक ही रेजिस्टेंस में अगर मैं चार्ज करना चाहूँ, आर इक्विवेलेंस निकालना चाहूँ, कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा, 3 + 5 ओम, जो कि हो जाता है 8 ओम। वेरी गुड, कितना ओम हो गया, 8 ओम, टोटल 8 ओम्स हो गए। वाह, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ, इससे भड़क मत जाना, सही ही है क्वेश्चन, बस मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसका आर इक्विवेलेंस अगर मैं एक ही कितना होगा, एक ही रेजिस्टेंस में से शो करना चाहूँ कितना होगा, बताओ। पॉज इट एंड डू इट। हो गया, पॉज करके किया, 7 3 10। आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 + R4, R3 + R4 + R5 + R6 + R7। करते हैं, 3 + 4 + 5 + 7 + 9 + 16 + 20, 3 4 7 10 17 17 16 32 32 और 52 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 52 ओम हो जाएगा टोटल। इसका आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 52 ओम हो जाएगा। अब समझ आया रेजिस्टेंस सीरीज में करने से क्या करना है। सीरीज में अगर लगे तो तुम्हें ऐसे करना है। इससे रिलेटेड पैरेलल सीरीज मिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी और 2 लेक्चर्स के बाद आएगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर और वर्क करने सब पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कितना होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन अभी ये करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर और सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ हो सके तो कुछ जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम लोग आप कर सकते हो तो ये ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स कम इनटू द पैरेलल कनेक्शन। नाउ हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होती है, पैरेलल कनेक्शन में ना एक वायर दो या दो से ज़्यादा वायर स्प्लिट हो जाती है, फिर वापस जुड़ भी जाती है। अगर मैं वायर को स्प्लिट कर दूँ ऐसे,
और स्प्लिटिंग हो रही है वायर की, ये मत समझना कि वायर ऐसे है तो पैरेलल है, पैरेलल का नाम ऐसा, लेकिन पैरेलल ऐसे नहीं बताते हैं लोग। अगर वायर की स्प्लिटिंग हो रही है इस पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से वायर की स्प्लिटिंग हो रही है, तभी वो पैरेलल कनेक्शन कहा जाएगा। देखो इतना सारा वायर स्प्लिट हो गया, फिर जोड़ के यहाँ पे आ गया, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। R1 R2 R, यहाँ पे पता है क्या होती है, करंट ऐसे जाएगा आई आई आई, यहाँ से करंट का क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, अलग अलग करंट जाती है, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। लेकिन इसके पैरेलल का फायदा ये होता है कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है। क्या सेम रहता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज सेम रिमेन सेम, बट करंट डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाती है, मतलब बिखर जाती है, डिफरेंशिएट बिखर जा रही है, पूरा अलग अलग जगह पे जा रही है। हम फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं, अगर इसे मैं ये दोनों इक्वल मान के चलूं, पूरे एक ही रेजिस्टेंस मान के चलूं, इसे एक रेजिस्टेंस मान के चलूं, ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या, आई क्योंकि यहाँ पे सेम है, आई क्या है यहाँ पे सेम है, मतलब अलग है, आई यहाँ पे अलग है, वोल्टेज यहाँ पे सेम है, हम लोग वोल्टेज को सेम कर आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे करने से आई इक्वल, आई निकल गया, आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, आई ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, I1 ऐसे गया, I2 ऐसे गया, I3 ऐसे गया, फिर वापस जुड़ गई यहाँ से, I1 क्या आ जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों फिर वापस जुड़ गए, I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर ऐसे होगा तो V इक्वलेंस V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ये सब तो कांस्टेंट ऐसे कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्वलेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर जितने सारे होंगे 1 बाई R4 1 बाई R5 आप ऐसे करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे दिखता है दो रेजिस्टेंस है, आपको लेजेंडरी फॉर्मूला देता हूँ, अगर कहीं पे दिखता है आपको दो रेजिस्टेंस ऐसे है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करने मटता है जाना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये कैसा है बताऊँगा, ठीक है, डिराइव कर लेते हैं, इसकी टोटल R इक्वलेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, पहले एग्जाम में लिख देना ये वाला फॉर्मूला, फिर क्या करना बताता हूँ, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा 1 बाई R इक्वलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 आएगा, एलसीएम लेना आता है, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, अगर मैं इसे R2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे मैं R1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर R1 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर R2 से इसे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आ गया, तो इसे मैं उल्टा कर दूँ, R इक्वलेंस हो जाएगी R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला बहुत काम आती है अगर दो रेजिस्टेंस है, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब R बाई R1 प्लस ये वाला फॉर्मूला, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे बोर्ड्स में, ताकि दिखाने के लिए हाँ मेरे को आती है ये फॉर्मूला, यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव किया हूँ, डायरेक्ट मैंने किया हूँ, इनको आती है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा, अगर पैरेलल कनेक्शन में दोनों मेथड से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, तुम लोग खुद देखें बता, ओके लेट्स गो। अगर मैं दो यहाँ पे स्प्लिट हो गई, यहाँ पे वायर स्प्लिट हो गई, दो में स्प्लिट हो गई, फिर वापस दो में आ गई, 3 ओम, इसे अगर मैं निकालूं R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसमें R इक्विवेलेंस कितना होगा निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, जो हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे 6 में 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आए, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तभी 6 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 और 3 का 6 आता है ना। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज क्या, 2 1 3 3 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 1 1। इन तीनों 1 और 1, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से क्या है, 6 आएगा। समझ गई है। प्लस 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 5/6 आएगा, 1/r। ये r इक्वलेंस क्या है, 5/6 है। जो r इक्वलेंस कितना हो जाएगा, 6/5। अब मेरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बताया था वो है r इक्वलेंस इज इक्वल टू r1 r2 बाई r1 प्लस r2। r1 इंटू r2, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/5। तो मैच हुए, मैच होंगे। लेकिन याद रखना है जो r इक्वलेंस जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, 2 रेजिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, 3-4 हो रहे हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना, बिल्कुल मत करना। सिर्फ 2 जब होंगे तभी अप्लाई करना, ये वर्थ इट है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग अभी करो, अभी तुम लोग यही सेम क्वेश्चन करो, बस इसमें वैल्यू बदल करना फिर से। अगर मैं 2 के जगह इधर में अगर 7 ले लूँ, यहाँ पे 13 ले लूँ, अब करो इसे। तुम लोग कैसे करोगे, 1/7 प्लस 1/13, फिर उन लोग से लोगे, इतना करोगे, बहुत झमेला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला है r इक्वल्स इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। 7 इंटू 13 कितना होता है बताओ मेरे को, और 7 प्लस 13, 7 3 ज़ा 21, 21 91 हो गया, फिर ये 20 हो गया। क्या हो जाएगा, r इक्वलेंस इज इक्वल टू 91/20। इसे ऐसे भी रख सकते हो या ऐसे डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे हो जाएगा 4 ज़ा 80, फिर यहाँ पे 110 आएगा, फिर पॉइंट लगाए हो, फिर 5 ज़ा 100, फिर यहाँ पे 10 आया, फिर पॉइंट लगाने से 0 आ जाती है, फिर यहाँ पे एक और 5 लगाया, तो इसका क्या हो जाएगा 4.55। भी अगर r इक्वल 1/r इक्वलेंस करेंगे, 1/r इक्वलेंस इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/13। पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लेने से क्या आएगा, यहाँ पे 13 प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू 7 91। r इक्वलेंस क्या हो जाएगा 91/20। सेम मेथड है, लिख लो फॉर्मूला से जल्दी मिलेगा। r इक्वलेंस से चेंज चीज करना स्टार्ट करना, ताकि ये वाला झंझट पहले से ही ना रहे। r 1/r इक्वलेंस का ये 2 चीज़ों के लिए सीख लो। अगर मैं 3 या 4 रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ तो क्या करें, तो मर जाएंगे ना। तो देखो अगर 2 या 4 ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, लो ऐसे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 1/r इक्वल्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 करेंगे। 1/2 1/2 क्या आ जाएगा, ये सबको एलसीएम ले लेते हैं, वही ज़्यादा दिमाग मत लगा, एलसीएम ले लो, 12 आएगा सबका एलसीएम। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग को एक एक स्टेप करनी है, तुम लोग को ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3, 1/r इक्वलेंस इज इक्वल टू 19/12। r इक्वलेंस क्या हो जाएगा 12/19, इसका क्या हो जाएगा r इक्वलेंस हो जाएगा, समझे। ये हो गया पैरेलल कनेक्शंस की कहानी। हम लोग अभी पढ़ लिए, सीरीज हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे सीरीज अच्छा है या पैरेलल अच्छा है। सच बोलो ना, सबका अपना अपना यूज होता है। देखो किसी को बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की अच्छाई नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब करनी नहीं चाहिए ना, सबका अपना अपना काम होता है, सब अपने अपने काम से व्यस्त रहते हैं, सबका अपने अपने से मतलब है ना, क्यों हम बेकार में छेड़छाड़ी सबके साथ, नहीं ना। तो अगर हमें मार्क्स चाहिए ना तो हमें छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी। पैरेलल और सीरीज के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। वैसे कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सीरीज और पैरेलल में क्या बेटा, सीरीज और पैरेलल में अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, अगर हम घरों में क्या है, क्या घरों में काम चलाना है, तो पैरेलल ज़्यादा बेहतर है। तो सीरीज़ किस में बेहतर है, तो हमारे बुक में कुछ सीरीज़ के बारे में सिर्फ बुराइयाँ दिया गया, लेकिन सीरीज़ का भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बहुत जगहों पे अगर हमें
वोल्टेज कम चाहिए होता है वहाँ पे हम सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा वोल्टेज कम होने से पता क्या होती है, वो अपना जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि बल्ब हो गया, जैसे कि टोस्टर हो गया, वो फुल एफिशिएंसी में काम नहीं कर पाते। करंट कम भी हो लेकिन चलेगा, अगर आई करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो लेकिन चलेगा, लेकिन वोल्टेज उन्हें पूरा चाहिए। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उन्हें पूरा चाहिए। क्योंकि उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूरा चाहिए, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, कहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रही है, वो एक ही जगह है पैरेलल कनेक्शन में। क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में स्प्लिट नहीं हो रही है, इसीलिए क्या बात कर सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में जो हमारे पास टोस्टर ये वो हो सकते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, हमें लगता है कि पैरेलल कनेक्शन इज मच बेटर देन सीरीज कनेक्शन। लेकिन एक्चुअली बुराई दोनों की नहीं है, दोनों अच्छे ही है, दोनों अपने अपने काम में बहुत बिजी है, अपने अपने काम में कर रहे हैं, बस हम ही लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं। सच बोलूँ तो एक ही बात है कि पैरेलल इज मच बेटर टर्म किया जाता है। अगर कहीं पे लिखा होगा एनसीईआरटी में, तो उसे एक बार एनसीईआरटी को जरूर एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद उसके अंदर क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग हीट रह गया, एक हीट रह गया, फिर पावर रह गया, हीट और पावर जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चन हो गए सीबीएसई के, वो भी करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करेंगे। एक्चुअली जितने फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर उन सबको करने के बाद फिर जब क्वेश्चंस करने के बाद फिर सैम्पल पेपर सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। साइंस में फिजिक्स सबको मतलब साइंस में सबको लगता है फिजिक्स सबसे हार्ड है, लेकिन फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो देखते हैं फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ आपका चैनल बहुत अच्छा लगा, और दैट्स इट, बाय।